नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षक भर्ती के एकमात्र प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म, राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट लगाएंगे, जिसमें आप सभी 30 क्वेश्चन एनवायरमेंट के एनसीईआरटी बेस्ड देखेंगे। और याद रखना है कि अगर शिक्षक का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, शिक्षिका बनने जा रही हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपका एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए, इस 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन मिनिमम सही करने चाहिए। यदि पढ़ते हैं तो लगाइए टेस्ट। ग्लोबल वार्मिंग में CO2, CH4, CFC और N2O का सापेक्षिक भूमिका क्या है? तो याद रखना है कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में होता क्या है, यानी पृथ्वी होती है और सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं वो कहीं ना कहीं वायुमंडल में रोक ली जाती हैं, जो हमारे टेम्परेचर को, यानी पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। हम कह सकते हैं यहां पर अगर पूछा जाए CO2, CH4, CFC, N2O ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं, ठीक है ना, जिसमें CO2 सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी CO2 का परसेंट 60% है, CH4 का 20 है, CFC का 14 है और N2O का 6% है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा? 2 चला जाएगा। चलिए, जो भी पॉइंट आपको नहीं आ रहा है फटाफट लिखते जाइएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है। पृथ्वी का 71% हिस्सा किससे ढका हुआ है? तो हम यहां पर कह सकते हैं, यहां धूल लिख लीजिएगा, हम यहां पर कह सकते हैं दोस्तों कि आप जब पूरी पृथ्वी को 100% में मेजरमेंट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पृथ्वी का स्थल है और एक जल है, हम 71% को हम कहते हैं वाटर है, और 71% का जो भाग है वो अगर वाटर है तो 71% हम जल के साथ मारेंगे। अगर यहाँ 29% लिखा होता तो मैं यहां पर क्या मार देता? स्थल या जमीनी हिस्सा मार देता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। निम्नलिखित में से किसे गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? दोस्तों, आने वाले 10 मिनट के अंदर हम 30 क्वेश्चन करेंगे और इन 30 क्वेश्चन में आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अपना स्कोर 15 से नीचे नहीं करना है, ठीक है। किसी गैसीय प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए हम जो चीजें यूज करते हैं वो दोस्तों होती हैं एब्जॉर्वेशन, होती हैं अपशोषण, होती है। आंसर जाएगा 3 के साथ। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ट्रेंड होता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां से आपको नॉलेज भी मैं बताऊंगा। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे देश में वन महोत्सव का जो सप्ताह होता है वो कौन सा सप्ताह होता है? तो आपको याद रखना है जो सप्ताह होता है वो दोस्तों होता है जुलाई का प्रथम वीक होता है, यानी 1 से 7 जुलाई, 1 से 6 जुलाई की बात करते हैं। तो यहां पर जो जुलाई का महीना है वो इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की बात, इंडिया की बात हो रही है। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि कब से शुरू हुआ है? तो 1947 का दशक था दोस्तों। और किसके प्रयासों से शुरू हुआ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू और अब्दुल कलाम साहब, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है ना। ये 3 बंदे इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ 5 नंबर। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, जिसको हम BOD कहते हैं, ये इंग्लिश में दोस्तों BOD वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था, आप ही के एग्जाम में कह रहा था कि BOD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इसका काम क्या होता है, किसके लिए यूज होता है। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल, O से ऑक्सीजन, D से डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लिख लो फटाफट। BOD बराबर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। BOD क्या इंगित करता है? तो BOD दोस्तों माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। अब ये क्या है? एक्चुअल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन का डिमांड का मतलब है कि जो ऑक्सीजन आपका आ रहा है, ये नदियों में जो घुली मात्रा है ऑक्सीजन की, ये दोस्तों मापता है कि नदियों में, नहरों में कितनी क्षमता का प्रदूषण है, उस उच्च स्तर को मापता है। इसलिए राइट आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्याएं क्या हैं? अब ओजोन परत से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि ओजोन का सिंबल क्या होता है? O3 होता है। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डाप्सन इकाई है। और ओजोन कौन सी परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। सारे बच्चे जानते हैं, इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, हर बच्चे को बताया।
अब मैं बताने वाला हूं दोस्तों यहां पर कि ओजोन परत की बात करें जो समताप मंडल में है, सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं वो कहीं ना कहीं समताप मंडल से गुजरकर पृथ्वी पर आती हैं। और इसी लेयर में क्या है, यहीं पर एक लेयर है जिसको ओजोन का नाम देते हैं। और ओजोन हमारी रक्षा करती है। हमारी जो रक्षा करती है वो किसकी रक्षा करती है, जो परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। यानी पृथ्वी पर जो है अगर पूरी तरीके से सीधे सीधे आ जाए तो कहीं ना कहीं हम नष्ट हो जाएंगे, जीव नष्ट हो जाएंगे, पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो थर्ड के साथ, इन परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में जो है क्या करती हैं, रोकती हैं। और अगर पहुंच गई तो क्षरण होगा। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हम शिक्षक शिक्षिका बनाते हैं गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर मात्र केवल टीचर वैकेंसी पर। इसलिए हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में। सिलेक्शन हो जाए उसके बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। मेरा केवल इतना मोह है आपसे दोस्तों, हर बच्चा, हर भाई, हर बहन, हर परिवार मेरे से जुड़ा हुआ है। केवल एक मोह है बस, आपका सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों के लिए होना जरूरी है? तो यहां से बनेंगे 2 क्वेश्चन। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि अभी भारत में वर्तमान में कितने % जो है आपके वन हैं? तो आपके 22%। नई वन रिपोर्ट आएगी तो पूरी तरीके से हम वन रिपोर्ट को आपको पढ़ा देंगे, यानी अभी आ चुकी है फिलहाल। 22% भारत में वनों का यह क्षेत्र है और 33% कितना होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने % वनों का होना जरूरी है? तो आंसर जाएगा 33%। याद रखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 को उस तरीके से मैं आपको याद करवा देता हूं, जैसे हाई स्कूल की परीक्षा आप पास करने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए होते हैं? तो आप कहते हो 33% दोस्तों होने चाहिए, और 33% से अगर कम है तो दोस्तों फेल हो जाओगे। यही तो है, आज भी है, आज भी इंटर में है, हाई स्कूल में कोई भी बंदा 100 में 33 नंबर अगर नहीं लाएगा, 33 से कम अगर नहीं यहां पर 33 लाता है तो पास होता है, 33 में 32 हो जाता है तो फेल हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इसी तरीके से पृथ्वी पर वनों का जो हिस्सा है वो 33% होना चाहिए। अगर इससे कम है तो प्रदूषण बढ़ेगा और हमारा जो एनवायरमेंट है वो बैलेंस नहीं बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? हमने अभी ऊपर बताया था कि 60% जो गैस होती है दोस्तों वो कौन सी गैस होती है? फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कौन सी गैस होती है। तो आप ये कहते हो कि सर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी गैसेस ठीक है ना, कुछ गैसेस नहीं है इसमें, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पूछा है, क्योंकि सबसे ज्यादा का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। जैव विविधता हॉट स्पॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है? जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, जीव जंतु पेड़ पौधे खुशहाल होते हैं। और जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। जैव विविधता हॉट स्पॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैंने अभी आपसे बोला कि भाई जैव विविधता कहीं ना कहीं खुशहाल जीव जंतु पेड़ पौधे इस तरीके के होते हैं। इसलिए यहां पर जो है विश्लेषित करने का मतलब है कि जो स्थानिक फूल पौधे हैं, स्थानिक फूल पौधे और खतरों के आधार पर इसको विश्लेषित किया जाता है कि यहाँ की जैव विविधता किस तरीके से जो है डेवलप होगी, या कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी वन्य जीव संरक्षण का मतलब है कि जो वनों में रहने वाले जीव हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है ना, पूरे एनवायरनमेंट में अदम्य साहस यानी बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए, हर जीव जंतु का केयर करने के लिए, हर जीव जंतु को इस तरीके से बचाने के लिए, जिस तरीके से आप चिपको आंदोलन में पढ़ते थे कि भाई पेड़ों को काटने से बचाने के लिए हम कहीं ना कहीं चीज़ों को चिन्हित करते हैं उत्तराखंड के रैणी गांव से। लेकिन इसी तरीके से 10th नंबर में कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो दोस्तों कौन सा है? वो है दोस्तों अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। और विश्नोई संप्रदाय भी मैंने आपको पढ़ाया है, हमारी वीडियोस में लिंक नीचे मिल जाएगी। पर्यावरण की मैं मॉक टेस्ट ही नहीं लगवाता हूं, हम पूरी तरीके से सब्जेक्ट को क्लियर भी कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट को डिटेल में भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? अभी मैंने बताया आपको कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है। देखो मैंने आपसे ये कहा कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी? CO2 है। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, और पाई जाने वाली जो है ना वो हमारा जलवाष्प हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि भाई CO2 क्यों नहीं होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं ऑप्शन नंबर बी क्यों हो जाएगा।
जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और 36 से 66 का मतलब है परसेंट, 36 से 66% और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। नुकसान इतना नहीं पहुंचाती है जितना कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर पाए जाने की बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज में जलवाष्प है। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर पर। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में बताता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है ना, कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है वो दोस्तों संशोधित जीवित जीव के लिए, यानी LMO, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। कार्टाजेना प्रोटोकॉल सुरक्षित उपयोग और स्थानांतरित और हैंडलिंग के बारे में जो बताता है वो दोस्तों संशोधित जीव जंतु, यानी कल को क्वेश्चन अगर आ जाए कि संशोधित जीवित जीव ये कौन से प्रोटोकॉल से संबंधित हैं, ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल से संबंधित हैं। या कल को क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो संशोधित जीव जंतु। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। पहले हम जान लेते हैं LMO क्या है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यह LMO यानी संशोधित जीवित जंतु के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में बताता है। आगे हम बात करेंगे, दो ही ऑप्शन लेंगे। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष भारत में यानी विश्व में कहां पर स्थित है, बताइए। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा गाइज वो चला जाएगा स्विट्जरलैंड के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा 21 मार्च। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 14 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 15 नंबर। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो याद रखना है सौर प्रणाली की खोज करने वाले कौन हैं? यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोपरनिकस के साथ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? हमने आपसे कहा सौर मंडल में सूर्य होता है। सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो कहलाते हैं ग्रह, और ग्रहों के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो कहलाते हैं उपग्रह। यहां पर सौर मंडल का जो भाग नहीं है वो दोस्तों निहारिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 देखिएगा, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ग्रह सारे होते हैं। आप सभी जानते हो पुच्छल ग्रह ये सारे होते हैं, ठीक है ना। सबकी अलग अलग कैटेगरी है। निहारिका वहां पर सौरमंडल में नहीं आएगा। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? और आपको याद रखना है कि जो सूर्य होता है दोस्तों ये पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। अब 8 मिनट वाला ऑप्शन आप ढूंढिएगा। 8 मिनट 22 सेकंड हो सकता है, 8 मिनट 33 सेकंड हो सकता है, 8 मिनट 11 सेकंड, 8 मिनट 13 सेकंड। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूध से क्रीम पृथक की जाती है। एक दूध होता है और दूध में जो क्रीम होती है उसको आप निकालते हैं, उस क्रीम से आप घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं। यानी ये क्रीम जो है किस पद्धति से निकाली जाती है? तो दोस्तों होता है अपकेंद्रण पद्धति। याद रखना है, एक अभिकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है। इस अपकेंद्रण से ही दूध की क्रीम को निकाला जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करते हैं। किस विधि द्वारा नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि वाष्प के द्वारा इसको हम कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। कपूर, नेप्थलीन और एंथासीन ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनका हो सकता है। कपूर की बात करें, अब कपूर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल जवाब है। देखो कपूर जैसे ही आ जाए तो तुरंत आपको मार देना है। आपको कहे सर क्या मार देना है? जैसे ही कपूर आ जाए तो तुरंत आपको ऊर्ध्वपातन मार देना है, तुरंत ऊर्ध्वपातन, क्योंकि कपूर दिख जाए और ऊर्ध्वपातन मार देना है। कई बार यहां पर पूछा जाता है वेपोराइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? मैंने आप सभी को बताया है कि सूर्य की बात करें तो 71% और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 26%। देखिए 71% होता है सूर्य का जो हाइड्रोजन का परसेंटेज, और 26% होता है हीलियम का परसेंटेज। कल को क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सूर्य जो है कितनी गैसेस का मिश्रण है, तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम। हाइड्रोजन कितना है? 71% और हीलियम कितना है? 26%। राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? कौन सा एक तारा है? तो यहां पर सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है भौगोलिक तारा माना जाता है और पूर्वकालीन के लोग इसे तारा
और पूर्वकालीन लोग जो है इसको देवता भी मानते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? यानी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, यानी जो है प्लेनेट हैं, जिनके सैटेलाइट हैं ही नहीं। तो हमने आपसे कई बार आपसे पढ़ा है, जब सौरमंडल पढ़ा रहे थे तो उसमें से देखिए, जितने बच्चे नए हैं वो बिल्कुल लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं कि बुध की बात करें तो बुध सबसे पास में है सूर्य के, और शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे पास में है। तो बुध और शुक्र दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ये इनके प्लेनेट, इनके जो है सैटेलाइट भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा बी के साथ। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ब्रोमीन के साथ चला जाएगा। एक्चुअल में ये क्या है? ये लिक्विड में एकमात्र ऐसी द्रव धातु है, द्रव अधातु है। ध्यान दीजिएगा, कोई लिक्विड में अगर पूछा जाए, लिक्विड में अधातु कौन सी है तो वह है ब्रोमीन है। क्लियर है, ये बात दिमाग में रख लेना। चले क्वेश्चन नंबर 26 पर। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? तो याद रखना है कि जो मीटर प्रति सेकंड अगर वायु की चाल पूछी जाए, ध्वनि में, साउंड में पूछी जाए, एयर की पूछी जाए तो 332 यानी 33 और इंटू 2 की बात करेंगे मीटर प्रति सेकंड। और कई बार आपने 10th एग्जाम में फिजिक्स में पढ़ा होगा, या बहुत से बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने 9th में और 10th में जो आपका सिंपल सा चैप्टर होता था जो सभी का एक समान होता था, उस समय आर्ट साइड साइंस साइड का कुछ नहीं होता था, जिसमें आप कहते थे उसको केवल विज्ञान में आपको मिल जाता था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, याद आया? वहीं से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा भी है। ये कोशिका सेल से लिया गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन चला जाएगा दोस्तों लाइसोसोम के साथ, और लाइसोसोम है ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड हमारे ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? जवाब दीजिएगा, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर चला जाएगा लोहा के साथ। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारी धातुएं लोहे की हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। 30 नंबर आपका स्क्रीन पर ये रहा। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? वीडियो को लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? वो राइट आंसर जाएगा प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोअन रोग भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मलेरिया एक रोग होता है आपके शरीर में, होता मच्छर के द्वारा है। वाहक क्या होता है? मच्छर होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए एक ऐसा रोग है, विषाणु है, जीवाणु है, या फिर प्रोटोजोअन है, तो ये प्रोटोजोअन रोग है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। कितना स्कोर हुआ है 30 क्वेश्चन में, ये हमें बताएं। मैंने आपसे कहा था कि 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर 15 से नीचे नहीं जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने 15 किया ही होगा। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। अगर 15 नहीं हो रहा है तो फटाफट सारी प्लेलिस्ट को वॉच करिए, जो प्लेलिस्ट मैंने नीचे दी हैं, और उन वीडियो को प्राप्त करने के लिए, PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी नीचे है, या सर्च करें टेलीग्राम ग्रुप GURUJI एक स्पेस WORLD। शिक्षक शिक्षिका बनना है तो मेहनत कर लेना है कम समय में, और केवल शिक्षक बनना है, शिक्षिका बनना है तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।